अब हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन इसका डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर 11 के 6 शॉर्ट क्वेश्चन हमने कर लिए थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से ये तकरीबन हमारा चैप्टर जो है ये खत्म होने के करीब है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7, is it possible to convert internal energy to mechanical energy? Explain with example. अब शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 11 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 वो कहते हैं क्या इंटरनल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है? इंटरनल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी अगर किया जा सकता है तो कहते हैं कोई एग्जांपल दें। तो पहले हम लिख लेते हैं पहले हिस्से का आंसर, यस इंटरनल एनर्जी is converted into mechanical yes internal energy is converted into mechanical energy। अब इसकी एग्जांपल दे देते हैं। तो देखिएगा हमने बड़ा एग्जांपल एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ा था जिसमें ना तो हीट एनर्जी सिस्टम में जाती है और ना हीट एनर्जी सिस्टम से बाहर निकलती है। तो इन केस ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन system use its internal energy by cost of doing mechanical work। इसमें देखें कि अब इसकी बाउंड्री इंसुलेटर है, इसमें हीट एनर्जी जानी नहीं है। पिस्टन, अब इस पिस्टन को ऊपर उठाने के लिए सिस्टम के पास जो अपनी इंटरनल एनर्जी थी, जो गैस मालिक उसके पास अपनी एनर्जी थी, उसको यूटिलाइज किया और उसको यूज करके पिस्टन को क्या किया, ऊपर की तरफ मूव करवा। इसका मतलब है यहाँ पे सिस्टम ने क्या किया, अपनी इंटरनल एनर्जी को इस्तेमाल किया मैकेनिकल वर्क करने में। हम लिख सकते हैं बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Q is equal to डेल्टा U प्लस W। बाहर से तो एड मिली नहीं, Q कितना है 0, डेल्टा U प्लस W, क्योंकि सिस्टम वर्क कर रहा है तो हम लिख सकते हैं माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू W। माइनस क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, यूटिलाइज हो रही है, क्या करने के लिए, मैकेनिकल वर्क करने के लिए। इसलिए इंटरनल एनर्जी के साथ नेगेटिव साइन आ गया क्योंकि ये डिक्रीज हो रही है। इसके बाद देखिए शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन दैट विल नॉट एक्सपेल हीट इनटू एटमॉस्फेयर। कहते हैं कोई ऐसा हीट इंजन, दुनिया का कोई ऐसा इंजन है, कोई ऐसी डिवाइस है जो एटमॉस्फेयर में हीट इजेक्ट ना करे। तो दिस इज इम्पॉसिबल। ऐसी कोई डिवाइस नहीं है जो क्या करे, एक ही बॉडी से हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब करे और सारी हीट को क्या करे, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। ये स्टेटमेंट सेकंड लॉ के अगेंस्ट है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज impossible, this is against, this engine, such engine, such device, such heat engine violate second law of thermodynamics, so it is impossible।
ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लें। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं थर्मोस फ्लास्क कंटेनिंग मिल्क एज अ सिस्टम इज शेकन रैपिडली डज टेंपरेचर ऑफ मिल्क राइज। अब वो कहता है कि हमारे पास थर्मोस, ये थर्मोस है हमारे पास, इसमें मिल्क है। अब थर्मोस को हम तेजी से शेक करते हैं तो कहते हैं क्या मिल्क का टेम्परेचर राइज करेगा। तो यस, टेम्परेचर ऑफ मिल्क राइज स्लाइटली, मिल्क का टेम्परेचर क्या होगा, थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा। ओके, देखिए कैसे। यस, टेम्परेचर ऑफ मिल्क राइज स्लाइटली। अब इसकी रीजन क्या है, देखें, शेक करने के लिए हमने क्या किया, वर्क किया। जब हमने वर्क किया, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो मिल्क के जो मॉलिक्यूल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। डूइंग, वी डू वर्क फॉर शेकिंग, due to which due to which due to which due to which kinetic energy of milk rise, hence according to relation, hence according to relation T is equal to 2/3k into kinetic energy, T proportional to kinetic energy। जब kinetic energy बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस तरह से शेक करने से मिल्क का टेम्परेचर स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, what happens to the temperature of the room when air conditioner is left running a table in the middle of the room? Okay, question number 10, short question number 10। अब कहता है कि जो एयर कंडीशनर है ये टेबल है, ये टेबल है हमारे पास। ओके, अब टेबल के ऊपर एयर कंडीशनर पड़ा हुआ है और टेबल पड़ा हुआ कमरे के दरमियान में। अब ये एयर कंडीशनर टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, यानी कि एयर कंडीशनर कहाँ पे है, कमरे के दरमियान में। तो कहते हैं एयर कंडीशनर के चलने से कमरे के टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट होगा कि नहीं। तो देखें, अब ये एयर कंडीशनर क्या कर रहा है, इसी कमरे से हीट ले रहा है और इसी में क्या कर रहा है, इजेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि कमरे का टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि उसी ही कमरे से हीट लेके उसी में क्या कर रहा है, ये इजेक्ट कर रहा है। जबकि थोड़ा सा क्या होगा, बढ़ जाएगा ड्यू टू दी वर्किंग ऑफ हीट इंजन, ड्यू टू दी वर्किंग ऑफ कंप्रेसर, कंप्रेसर के वर्क करने की वजह से कमरे का टेम्परेचर डिक्रीज होने की बजाय स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा। द टेम्परेचर ऑफ रूम नॉट डिक्रीज but slightly increase due to working
ऑफ कंप्रेसर। अब डिक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि एयर कंडीशनर क्या कर रहा है, उसी कमरे से हीट लेके उसी में इजेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब हीट तो कमरे से बाहर नहीं निकल रही। जब हीट कमरे में ही रहेगी तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होगा। एज एयर कंडीशनर absorb and eject heat into same room, so temperature not decrease, टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11, कैन क्वेश्चन नंबर 11 देख लें। क्वेश्चन 11, इसके बाद 14, 15 और 16 एमसीक्यूज हैं, दो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कैन मैकेनिकल एनर्जी बी कन्वर्टेड कंप्लीटली इनटू हीट एनर्जी इफ सो गिव एन एग्जांपल। कहते हैं क्या मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कंप्लीटली हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है? तो यस, हीट एनर्जी कंप्लीटली मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कंप्लीटली हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। यस, इट इज पॉसिबल। यस, इट इज पॉसिबल। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, इन केस ऑफ adiabatic, sorry, yes, it is possible in case of isothermal compression. In case of isothermal compression, all mechanical energy converted into heat energy। अब आइसोथर्मल कौन सा होता है? जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। हम लिख सकते हैं फर्स्ट लॉ को, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इन केस ऑफ आइसोथर्मल कंप्रेशन, फर्स्ट लॉ Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। यहां से चूंकि टेम्परेचर में कांस्टेंट रहना है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो। Q इज इक्वल टू W। सिस्टम को कंप्रेस करने के लिए जो हमने वर्क किया, सारा का सारा वर्क इसमें कन्वर्ट हुआ, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद चैप्टर 10 के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हमारे रहते थे, वो भी हम देख लेते हैं। चैप्टर 10 के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Short questions of chapter number 10। पहले इसका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। शॉर्ट में पहले दो ये डेफिनेशन है जो हम टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 शायद हमने ये कर भी लिए थे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। Why would it be advantageous to use blue light with a compound microscope? वो कहता है जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम ब्लू लाइट को क्यों इस्तेमाल करते हैं? Why blue light is used? As we know that resolving power, resolution is equal to R is equal to 1.22
d upon lambda. Resolution is equal to 1.22 d upon lambda. D is the diameter of lens or lambda is the wavelength of light. अब रिजॉल्विंग पावर, जितनी वेवलेंथ कम होगी रिजॉल्विंग पावर उतनी ज्यादा होगी, मतलब ऑब्जेक्ट हमें उतना ज्यादा क्लियर दिखाई देगा जितनी वेवलेंथ ज्यादा कम हो। वेवलेंथ जितनी ज्यादा कम होगी ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा क्लियर दिखाई देगा। अब हमारी भी यही कोशिश है कि ऑब्जेक्ट हमें कैसा दिखाई दे, हम ऑब्जेक्ट को क्लियर देखना चाहते हैं, तो इसलिए ब्लू लाइट की वेवलेंथ एज ब्लू light has shorter wavelength, so resolving power is maximum for blue light. नेक्स्ट देखिए शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। वन कैन बाय अ चीप माइक्रोस्कोप फॉर द यूज ऑफ चिल्ड्रन। द images seen in such a microscope have colored edges. Why is this so? कहते हैं एक पर्सन ने अपने बच्चों के लिए ना सस्ता माइक्रोस्कोप खरीदा, कन्वेक्स लेंस खरीदा। जब उससे किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो इमेज में कलर दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? लेंस में दो किस्म के डिफेक्ट होते हैं, उनमें से एक डिफेक्ट को कहते हैं क्रोमैटिक एब्रेशन। अब इमेज में कलर का दिखाई देना, दिस इज ड्यू टू अ डिफेक्ट इन लेंस। लेंस में एक प्रॉब्लम होती है जिसको कहते हैं क्रोमैटिक एब्रेशन। अब इमेजेस में कलर दिखाई देना, दिस इज ड्यू टू क्रोमैटिक एब्रेशन। इसको देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर 10 का शॉर्ट क्वेश्चन है 4। दिस इज ड्यू टू डिफेक्ट इन लेंस विच वी कॉल chromatic aberration। बेसिकली जो लेंस है दिस इज आल्सो एक्ट लाइक अ प्रिज्म। जैसे प्रिज्म में से व्हाइट लाइट गुजरती है तो प्रिज्म क्या करता है, उसको 7 रंगों में डिवाइड कर देता है। ऐसे ही जो लेंस है दिस इज जो चीप लेंस है, basically such lens acts like a prism when white light pass through लेंस। अब व्हाइट लाइट जब लेंस में से गुजरती है तो वो डिस्पर्स डिवाइड हो जाती है मुख्तलिफ रंगों में। व्हाइट लाइट पास थ्रू लेंस, इट विल डिस्पर्स एंड hence colored edges seen in final image। इस तरह से हमें फाइनल इमेज में क्या होता है, कलर दिखाई देना शुरू हो जाते हैं कि जब लाइट लेंस से गुजरती है तो लेंस सारी लाइट को एक पॉइंट पे फोकस नहीं कर पाता, लाइट गुजरती है तो अपने मुख्तलिफ रंगों में बट जाती है जिससे हमें फाइनल इमेज में कलर दिखाई देना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर 10।
शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5. Describe the help of diagram how a single biconvex lens can be used as a magnifying glass. इसका A पार्ट हमने क्या करना है, वो कहते हैं सिंगल बाइकन्वेक्स लेंस कैसे, मतलब दोनों तरफ से वो क्या होगा, कन्वेक्स होगा, मुड़ा हुआ होगा। कहते हैं कि सिंगल बाइकन्वेक्स लेंस मैग्नीफाई, ऑब्जेक्ट को कैसे मैग्नीफाई करता है। तो हमने पढ़ा था, इसकी सिर्फ हमने डायग्राम बनानी है। लेंस के सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के दरमियान में होता है तो लेंस क्या करता है, इसका इसी साइड पे, जिस तरफ ऑब्जेक्ट सेम साइड पे क्या करता है, इसका मैग्नीफाइड इरेक्ट और विजुअल इमेज बनाना है। बस हमने जस्ट इसकी डायग्राम स्केच करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है ये, प्रॉपर हम बना देते हैं। Object, this is image at a distance of q is equal to d। इसके बाद ये A डायग्राम, वो कहता है बाइकन्वेक्स लेंसेज, इसका मतलब अब एक लेंस नहीं, लेंसेज उसने कहा है, कैन बी अरेंज्ड टू फॉर्म माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में कितने लेंस, हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितने लेंस इस्तेमाल किए थे, 2 हमने लेंस इस्तेमाल किए थे। तो उसकी हम डायग्राम बना देते हैं। ये देख लें डायग्राम नंबर A, इसको नोट कर लें। डायग्राम नंबर B देख लें। डायग्राम नंबर B देखें। Question 5, diagram number B. Compound microscope. इसमें ऑब्जेक्टिव हम छोटा लेते हैं, F
अब ये क्या करेगा, FO 2FO 2F से बियॉन्ड इसका रियल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनाते हैं। इसके सामने हमने रख दिया आई पीस, जिसका डायमीटर ऑब्जेक्टिव के मुकाबले में ज्यादा है। अब आई पीस को इस तरह से एडजस्ट करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव, दिस इज आई पीस। ऑब्जेक्टिव को इस तरह से हम एडजस्ट करते हैं कि आई पीस को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि ऑब्जेक्टिव का इमेज आई पीस के फोकस के अंदर चला जाए। अब ये इमेज आई पीस के लिए क्या करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। और ये सिंपल क्या बन गया है, सिंपल माइक्रोस्कोप, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं डायग्राम। प्रॉपर बना देते हैं। ये हमारा फाइनल इमेज। ऑब्जेक्ट की हाइट थी h, दिस इज h1, दिस इज h2। ये दो डायग्राम्स बनाए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लें। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, इफ अ पर्सन वाज लुकिंग थ्रू अ टेलीस्कोप एट द फुल मून, हाउ वुड द अपीयरेंस ऑफ द मून बी चेंज्ड बाय कवरिंग हाफ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6। वो कहता है कि हम ना पूरे चांद को देख रहे हैं और टेलीस्कोप की मदद से। फिर हमने क्या किया कि ये टेलीस्कोप थी, टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव था, हम पूरे चांद को देख रहे हैं। फिर हमने क्या किया, वो कहते हैं इसका आधा जो है ना वो हमने कवर कर दिया, तो जो मून की अपीयरेंस है उस पर कोई इफेक्ट होगा, मतलब उसके साइज पे कोई इफेक्ट होगा। क्या होगा, हाफ कवर करने से, ऑब्जेक्टिव को हाफ कवर करने से क्या होगा। तो याद रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर 10, the size of moon remains सेम। साइज पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। पहले भी हम पूरे चांद को देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव को हाफ कवर करने से भी हम क्या देखेंगे, पूरे चांद को ही देखेंगे। द साइज ऑफ मून रिमेन सेम, बट क्योंकि हमने क्या किया, आधे को कवर कर दिया, तो यहां से जो लाइट रेज गुजर रही थी अब वो क्या हुई, ब्लॉक होगी। मसलन अगर पहले जब हमने कवर नहीं किया था 100 लाइट रेज गुजर रही थी, अब हमने क्या किया, आधे को कवर कर दिया, तो कितनी लाइट रेज गुजरेंगी, 50 गुजरेंगी, जिससे ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, इमेज की ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन साइज पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। साइज ऑफ मून रिमेन सेम बट ब्राइटनेस ऑफ मून डिक्रीज because now less light rays
पास थ्रू ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव से क्या होगा, लाइट रेज कम गुजरेंगी। एक और देख लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लें, ये जल्दी हल हो जाएगा, इसका आंसर छोटा ही है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 वो कहता है हाउ द लाइट सिग्नल इज ट्रांसमिटेड थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। तो फाइबर ऑप्टिक में से सिग्नल को ट्रांसमिट करने के दो मेथड हमने पढ़े थे। सिग्नल इज ट्रांसमिटेड थ्रू फाइबर ऑप्टिक्स बाय, फर्स्ट मेथड था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और सेकंड वन था कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन। अब ये कौन सा मेथड होगा, दिस डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ फाइबर यूज। अब ये डिपेंड करेगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होनी है, कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन, तो ये डिपेंड करेगा कि कौन सा फाइबर की कौन सी टाइप इस्तेमाल की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बस थोड़ा सा रह गया, वो भी इंशाल्लाह हम देख लेंगे। अल्लाह ताला के फजल से काफ़ी हमने कर लिया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट से ही अब